नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बंगलुरु और दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के बाद 20 जुलाई से संसद का जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें एनडीए बनाम इंडिया के बीच नई संसद में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। विपक्ष के तर्कश में मणिपुर जैसे प्रमुख मुद्दे होंगे तो सत्ता पक्ष भी अपने काम और विपक्ष को आईना दिखाएगा, इसमें कोई शक है नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के फैसले को पलटकर केजरीवाल सरकार की शक्तियां छीनने वाला अध्यादेश भी इस बार मानसून सत्र में विपक्ष का मुख्य हथियार होगा। इस विधेयक से विपक्षी मोर्चे की ताकत की कसौटी भी होगी और संसद सत्र के साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। वह 21 तारीख यानी 21 जुलाई, इसी को राहुल गांधी के मुकदमे और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाले अध्यादेश पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार और विपक्ष के बीच असली लड़ाई अब कोर्ट में भी छिड़ गई है और ये कहा जा रहा है कि संसद या सड़क से ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई कोर्ट वाली हो गई है। ये कोर्ट में जो विपक्ष और सरकार के बीच जो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई, वो तय करेगी कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच बचेगी क्या, उसकी कोई लिमिट सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, या अक्षरशः जो बातें हैं वो रहेंगी। राहुल गांधी का फैसला एक यूं कहें कि एक इसके आलोक में राहुल गांधी की सदस्यता का जो भी फैसला होगा वो न केवल राहुल गांधी के जीवन पर असर डालेगा, बल्कि भारत में वो सारे लोगों को प्रभावित करेगा जो कम से कम व्यवस्था पर, सिस्टम पर, सरकारों पर सवाल उठाते रहे हैं। और एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, व्यक्त करने का अधिकार, क्या उनके हाथ में रहेगा या जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अब वास्तव में अगर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच का निर्णय कोई सरकार अध्यादेश लाकर पलट देती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है संविधान बचाने की। और आज मंथन में यही सवाल संसद से कोर्ट तक जो घमासान है, जो बवाल है, उसी पर आज सवाल है। विपक्षी दलों की राजनीति एक अलग तरीके से चल रही है और उसमें बहुत बड़ा एक तरीके से लैंडमार्क 19 तारीख को आज लोगों ने जो उसको व्यक्त किया, 17 और 18 को जो बेंगलुरु में बैठक हुई विपक्ष की, उसको लेकर बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी आलोचनाएं समालोचनाएं चल रही हैं। लेकिन विपक्ष ने इंडिया नाम देकर निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के सामने पेश कर दी है और इसके जरिए ये बताने की कोशिश चल रही है कि हम सब इंडिया हैं। विपक्षी दल यानी इंडिया वाले ये कहते फिर रहे हैं कि देश की 2/3 जनता अब मौजूदा सरकार और व्यवस्था से ऊब चुकी है, वो बदलाव चाहती है, वो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे बाकी लोग हों। एक बात बड़ी दिलचस्प होगी, इस बार जो संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तो नई संसद में ये सत्र होगा, ऐसी जानकारी आ रही है। और वास्तव में ये इसलिए दिलचस्प होगा कि अभी तक संसद के जो सत्रों में विपक्षी दल जरूर सरकार के खिलाफ मोर्चा लेते थे, लेकिन वो छिटपुट एक तरीके से अलग थलग पड़े हुए जो विपक्ष था, कांग्रेस का अलग राग, ममता का अलग राग, नीतीश का अलग राग, इस तरीके के जो अलग अलग तरीके के दल, अलग अलग विचारधारा वाले थे, उनके अलग अलग मुद्दे, अलग अलग जो इश्यूज वो उठाते थे। लेकिन एक साथ किसी एक मुद्दे पर, एक मुद्दा ऐसा आया था अडानी वाला,
उसमें शरद पवार को छोड़कर, एनसीपी को छोड़कर बाकी सारे दलों ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने तरीके से घेराबंदी की थी। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। बेंगलुरु ने विपक्ष की राजनीति को एक नया आईना दिखाया है, एक नया परिदृश्य विपक्ष की राजनीति को, देश के सामने विपक्ष की राजनीति का नया परिदृश्य पेश किया है। और ये है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये है इंडिया। और उधर एनडीए को लेकर 38 दलों की बैठक 18 तारीख को प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई और प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। और एक तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े दिल से, बड़े साफ दिल से अपने घटक दलों से इस बात को कहा कि हो सकता है कि गलतियां उनसे भी हुई हों, उनके दल के साथियों से हुई हों, लेकिन बदनीति कदापि नहीं है। और हो सकता है कुछ लोग नज़रअंदाज हो गए हों, उनको समय पर उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए था, जो नहीं गया, जो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया। इस तरह की बहुत सारी बातें कही। प्रधानमंत्री ने एनडीए में हवा भरने की कोशिश की, एक तरीके से जोश भरने की कोशिश की और कहा कि भाई एनडीए ही आने वाले 25 साल का रोड मैप देश कैसे चलेगा ये तय करेगा। और अब तक एनडीए सबसे भरोसेमंद अलायंस है देश के लिए। देश की जनता ने एनडीए को 14 और 19 में धुआंधार बहुमत देकर ये सिद्ध कर दिया है कि देश का भरोसा एनडीए है, विपक्ष नहीं है। विपक्ष को प्रधानमंत्री ने बारंबार भ्रष्टाचारी कहा, लेकिन जो शाम को जब वो एनडीए की बैठक के बाद रात में जब संबोधित कर रहे थे एनडीए की बैठक के बाद जब एनडीए के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे, तो सुबह वाले तेवरों में थोड़ा एक अलग अंदाज था। सुबह सीधे सीधे वो आक्रमण कर रहे थे विपक्ष को, भ्रष्टाचारी और तमाम बता रहे थे, लेकिन शाम को वो अपने सहयोगियों से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि भाई हमें कैसे मुकाबले को करना, और फिर भी वो बार बार ये जोश भर रहे थे कि आप लोग एकत्र हो जाएं, तो विपक्ष कुछ है नहीं। लेकिन जो 20 तारीख को यानी कि कल संसद का मानसून सत्र होगा, उसमें अब एनडीए या बीजेपी बनाम कांग्रेस या बीजेपी बनाम ममता या बीजेपी बनाम केजरीवाल नहीं होगा, बल्कि अब एनडीए बनाम इंडिया होगा। तो बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि संसद के मानसून सत्र में एनडीए बनाम इंडिया ये कैसा मुकाबला होता है। इससे पहले यार सर्वदलीय बैठक भी बुलाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने, और उस बैठक में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और तमाम लोग जो विपक्षी दल हैं वो शामिल हुए। वहाँ जाकर वो तस्वीरें दिखाई जाएं जो संसदीय जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसको लेकर आज राजनाथ सिंह भी वहाँ में पहुँचे थे। और सर्वदलीय बैठक का एक एजेंडा भी तय हुआ और बार बार विपक्ष इस बात को लेकर मांग कर रहा था, और इंडिया वाले गए थे, इसलिए जो सदस्य नुमाइंदगी के लिए इस बैठक में गए थे उन्होंने पूरे इंडिया का एजेंडा बता दिया और कहा कि मणिपुर पर वो चर्चा चाहते हैं। मणिपुर पर यह खबर है कि मणिपुर पर सरकार चर्चा कराने को राजी हो गई है। इस विषय को लेकर लगातार विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो उसके मोर्चे में लोग हैं वो इस बात को कह रहे थे कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग बेघर हो गए, उजाड़ हो गए, तो मणिपुर पर यह संसद गर्म होने वाली है। कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिल भी आने हैं, उनको लेकर भी चर्चा। यूसीसी का बिल बड़ा महत्वपूर्ण है, देखते हैं ये ड्राफ्ट रखा जाता कि नहीं रखा जाता, लेकिन उम्मीद है कि संसद के मानसून सत्र में इसे रखा जाएगा और इसको लेकर भी बहुत सदन हंगामेदार होने वाला है। यूसीसी वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला भी बहुत गर्म है, चर्चा में है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का ये मुख्य हथियार भी है यूसीसी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मसला ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख को जो 2 मुकदमे लगे हैं, राहुल गांधी के मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं, और इससे पीछे के जो गुजरात के जो जूनियर डिवीज़न का कोर्ट था और बाकी जो सारी चीज़ें, वहाँ की जो तीनों कोर्ट, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न और हाई कोर्ट ने जो निर्णय राहुल गांधी के खिलाफ दिया या राहुल गांधी को एक तरीके से सीरियल अफेंडर माना, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया, क्या फैसला है,
ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। राहुल गांधी का मुकदमा एक नज़ीर होगा, एक केवल एक दृष्टांत होगा, बाकी पूरे देश के लिए और जो पूरी जुडिशरी के लिए भी एक आईना दिखाने वाला ये मुकदमा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। तो इस मुकदमे को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है और ज़्यादातर लोगों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच जो खुद बहुत महत्वपूर्ण है, उस बेंच ने, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने जो फैसला दिया केजरीवाल को शक्तियां प्रदान करने वाला, उसके खिलाफ एक अध्यादेश 8 दिनों के अंदर लाकर कम से कम सरकार ने यह बता दिया है कि अब वास्तव में उसने अपनी शक्तियों को प्रयोग किया और बारी है सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की। विपक्षी दल कह रहे हैं कि अगर आप जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है संविधान बचाने की, और सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले इन पर संविधान के अनुकूल अगर फैसले आते हैं तो फिर वास्तव में संविधान की रक्षा हो पाएगी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों से आज मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि संसद से ज़्यादा निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2024 को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। मंथन में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आनंद तारण साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से। बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। दिलीप यशवर्धन साहब संविधान विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, दिलीप भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से जुड़े हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं आज मंथन की शुरुआत अपने पॉलिटिकल साथियों से करना चाहता हूँ। अमूमन मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकारों से करता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा इस क्रम को बदल रहा हूँ और आज मैं राजनीतिक दलों की तरफ जाऊँगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद तारण साहब के पास मैं आ रहा हूँ। आनंद जी, इंडिया बन गया, एनडीए बन गया, संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। लगातार एनडीए के लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग वास्तव में देश हित का काम नहीं करते, देश हित वाले लोग नहीं हैं, इन्होंने अपने को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए मोर्चा बनाया है। और अब लोगों को एतराज़ है कि भाई आपने इंडिया नाम क्यों रख लिया। ऐसे बहुत सारे हम देख रहे थे, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि कोई अपना नाम प्रधानमंत्री रख लेगा क्या, कोई अपना नाम संसद रख लेगा क्या। इस तरह के भी बड़े सवालात हैं आप लोगों के ऊपर। तो आप जो कल का सत्र है उसमें कांग्रेस पार्टी और किस तरह के मुद्दे वहाँ उठने वाले हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसको लेकर, मतलब मुकदमा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है मुकदमा, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी काफ़ी संजीदा है। आनंद तारण जी। निश्चित रूप से अगर भारत या इंडिया संगठन बना है और पूरे विपक्षियों ने बनाया है, तो निश्चित रूप से आज जो देश के सामने समस्या है, जो विकराल समस्या है, सबसे पहले समस्या तो ये है कि आज महंगाई चरम सीमा पर। आज समस्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये हालत है कि हिटलर शाही है, डिक्टेटरशिप है, तो चारों तरफ अराजकता का माहौल है। जो वायदे किए गए थे सत्ता में बैठे सत्तासीनों ने आज से 9 साल पहले, वो सब वायदे हवा में उड़ गए। इन सब चीजों को लेकर और जिस तरह से दबाव की राजनीति हो रही, जिस तरह से, और बार एक बात बोलते हैं कि ये सब अरे भाई, आज जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भी चार्जेस लोग हैं, वो सब तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी जो पार्टी, सत्ता में आते से ही उसने पूरा यू टर्न ले लिया। ज्यादातर की सप्लाई आप ही ने की है, सप्लाई ज्यादातर आपने ही की है, और आपके जो सहयोगी साथी संगी वही गए हैं। मेरा कहना यह है कि आज जो परिस्थिति है, आज की बात हो रही है, जो सप्लाई हुई है उसको भूल जाए आप। आज जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा घट के बात करने से, उसने अपना चरित्र क्या स्थापित किया?
उसने तो केवल सत्ता में इसलिए आए थे ना कि ये सब जो आज मैं नीति हैं, संसद जो के जिस तरह सत्र से और भ्रष्टाचार विपक्ष हो की रहा है, सबके राजनीति पर विरोध में फोकस रहूंगा। आनंद जी, संसद के सत्र और विपक्ष की राजनीति में आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी वो कौन से मुद्दे उठाएगी या कौन से मुद्दे उसको उठाने चाहिए संसद के सत्र में? देखिए, कांग्रेस उन सब मुद्दों को उठाएगी जो जनता से जुड़ी हुई हो, जिन मामलों में उन्हें तकलीफ है, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे अराजकता का मामला हो, चाहे लाइन ऑर्डर का मामला हो। मतलब पूरे देश में आज कोई सुनने वाला नहीं है। लाइन ऑर्डर नाम की चीज तो कहीं कोई नहीं है। जो जिसको जो बन रहा है कर रहा है। मध्य प्रदेश की हालत तो आप देख रहे हैं किस तरह से बद से बदतर होती जा रही है। बात करते हैं मैं हूं ना मामा की बात करते हैं, लेकिन है कहाँ? इधर तो मोदी जी भी आ गए, अब तो मध्य प्रदेश में मोदी जी भी उतर चुके हैं। अब तो चुनाव उनके चेहरे पर ही होगा। तो ये जो जितनी चीजें धीरे धीरे आ रही है मध्य प्रदेश में, और जो जिस तरह से जो धर्म की राजनीति करते थे और धर्म के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, ये भी हमने देखा महाकाल वाले मामले में कि 870 करोड़ रुपए का घपला है, 50% का काम होने लगा है। तो हर जगह कमीशन का काम इनके सांसद कहने लगे हैं कि जो आपने वायदे पहले पहले किए थे। आज ये जो रैलियां निकाल रहे हैं, बाहर जगह जगह जा रहे हैं और सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके सांसद क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सब चीजें कहाँ है। जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे 9 साल पहले, वो कहाँ है? कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी? कहाँ है डीजल पेट्रोल के रेट की बात है? कहाँ है वो सर से जो माटा झुक रहा था, नोट का अवमूल्यन हो रहा था? तो जिस तरह की ये चीजें हैं, चाहे काला धन का मामला हो, नोटबंदी के बाद किस चौराहे पे आके खड़े हुए मोदी जी। अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह कि आज हम लोग तो आपस में चर्चा कर रहे हैं पत्रकार साथियों के साथ। पत्रकारों के बीच में कितनी बार पत्रकार वार्ता की 9 साल में? शायद हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार का ये ऐसा इतिहास है कि जिसमें इस देश का प्रधानमंत्री ने कभी चौथे स्तंभ से चर्चा नहीं की। केवल जो हमको चाहते हैं वो सब चीजें सामने आई हैं, लेकिन जो अगर हमारे पत्रकार साथी को सूचना चाहते थे वो आज तक कभी सामने नहीं आई, क्योंकि वो उनको सामना कर ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस सदन में जो जनता की समस्या है उनको लेकर आएगी। जहां तक आज जो इंडिया का गठबंधन हुआ, निश्चित रूप से उन तो इंडिया की बात करिए ना, कांग्रेस अकेले कहाँ? अब तो इंडिया है, इंडिया करेगा। इंडिया वाले हो गए आप लोग। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया ही तो सब कुछ है, इंडिया को ही तो जीतना है। अच्छा, नाम बड़ा सटीक आप लाए ढूंढ के काउंटर करने के लिए। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है ना, ये आप जैसे बुद्धिजीवियों ने तो ये सब चीजें दी हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करते थे उनको कुछ तो चाहिए था ना, उनके विरुद्ध कोई चीज तो लाना था, कोई शस्त्र तो लाना था, कोई ब्रह्मास्त्र तो लाना था ना। तो ये सब चीजें तो वही है ना, उसी की परिणति आई है ना। जो लोग दबाने की कोशिश करते थे, जो लोग देश की आजादी में मुखबरी का काम करते थे, वो लोग। ठीक है, मैं बहुत काल अंतर में नहीं जाऊंगा, चूंकि आज चर्चा बड़ी गंभीर है। तो मैं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर गुलरेज को लूंगा। गुलरेज जी, कल से संसद का सत्र है। आज विपक्षी दलों की और सभी सर्वदलीय एक बैठक हुई है। संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है पहली। अभी तक विपक्ष जो था वो अलग अलग पार्टियों में बटा था, अब एक मोर्चा है इंडिया। अब आप इसमें किस रूप में देखते हैं संसद के अंदर इंडिया वर्सेस एनडीए को? देखिए, जहां तक संसद का विषय है, ये सारे लोग, ये सब के सब मिलकर संसद को अवरुद्ध करते रहे हैं और मुझे इनसे यही अपेक्षा है। हालांकि मैं इनसे निवेदन करूंगा, और चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे वरिष्ठ पार्टी है इसमें, तो आनंद जी से निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी से मेरी तरफ से गुजारिश करें कि संसद के सत्र को चलने दे, सकारात्मक बातचीत होने दे, इसमें विघ्न न डाले, इसमें बाधा न डाले। लेकिन जहां तक बात है, अभी जो बातें मैं सुन रहा था, आनंद जी मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं, इसलिए मैं बड़ा श्रद्धा पूर्वक एक चीज पूछूंगा। इन्होंने अभी बात की मुखबिरी की, अंग्रेजों से मुखबरी और ये सब चीजें। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भाई साहब, आपने इतनी जिंदगी देखी है, एक कांग्रेसी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया हो। आप एक का सही नाम दे दो कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बताइए भाई, अनंत नारायण जी बता दीजिए इनको। अरे भाई, हम रोज मनाते हैं जयंती पुण्यतिथि। आज ही हमने मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि मनाई। एक ही नाम बता रहा हूं। अरे वो मंगल पांडे जी कांग्रेसी थे? अरे कौन थे जब जो देश की आजादी में जो उस समय लगे थे। ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये थोड़ा मसला अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं बिलाल भाई के पास आता हूं। बिलाल भाई, विषय बड़ा गंभीर है, आरोप प्रत्यारोप का मसला ही चलता रहेगा दोनों दलों में। बहुत गंभीर विषय है कि संसद का सत्र है। अब मोदी के सामने जो गठबंधन है, मोदी
नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन है उसके सामने अब इंडिया वाले हैं। संसद का परिदृश्य, चूंकि आप वर्षों तक संसद को कवर करते रहे, अभी भी कवर करते हैं, संसद का परिदृश्य आप किस तरह देख रहे हैं और संसद में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो विपक्ष बहुत जोरदारी से उठाएगा? कई बिल भी रखे जाने हैं, यूसीसी भी हो सकता रखा जाए या इसकी काफ़ी उम्मीद है, तो किस तरह देखते हैं? उसके अलावा 21 तारीख को 2 महत्वपूर्ण मुकदमे भी लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अब कोर्ट से तय होगी इस देश में। देखिए, विषय है, मैं उस पर तरीक में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये काम तो कांग्रेस ही करते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर। शेख साहब, अब मैं बिलाल भाई को लूंगा। बिलाल भाई बोलिए आप। हाँ, देखिए दुर्गेंद्र जी, जहां तक संसद सत्र की सवाल है तो हमें यहाँ सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अब लोकसभा का चुनाव सर पर आ खड़ा हुआ है, साथ ही साथ जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी 4-5 महीने बाकी रह गए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो इंटेंशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का मूव है, वो ये बताता है कि अब सरकारें पॉलिटिकल मोड में चली गई हैं। तो संसद सत्र के अंदर जिस तरह से भी कुछ भी डिबेट होगी या जिस तरह से भी मुद्दे उठाए जाएंगे वो सभी इसी मंशा से उठाए जाएंगे। अब रहा वो कौन कौन से मुद्दे होंगे, हालांकि आपने अपने इंट्रो के अंदर उन सभी मुद्दों को रख दिया है, तो मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं समझता जो आपने कवर नहीं किया हो। चाहे यूनिवर्सल सिविल कोड का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो राज्यपालों का इंटरफेरेंस हो, चाहे वो न्यायपालिका के अंदर इंटरफेरेंस हो, चाहे वो मणिपुर का मसला हो, ये सारे मुद्दे हैं और करंट पॉलिटिकल इश्यूज, यही वो मुद्दे हैं जो संसद के अंदर उठाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मौजूदा समय के अंदर ये सरकारें और विपक्ष इस समय पॉलिटिकल मोड में जा चुके हैं। तो संसद के अंदर तो वास्तव में सत्र के माध्यम से तो खानापूरी की जाएगी, लेकिन संसद का काम तो सही मायनों में स्टैंडिंग कमेटीज के माध्यम से किया जाएगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में 7-8 महीने बचते हैं तो सरकारें पॉलिटिकल मोड में चली जाती हैं। अब मैं यहाँ आना चाहूंगा कि अब देश की राजनीति किस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। देखिए, काफी समय से भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल ये एक बात उठाया करते थे कि साहब, विपक्ष के पास चेहरा कौन सा है जो मोदी का मुकाबला कर सके, विपक्ष के सामने कौन सा विकल्प है जो हमारे एनडीए का मुकाबला कर सकेगा। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा जो देश के विपक्ष ने जो एक इंडिया का गठबंधन बनाया है उसकी सीधे सीधे मंशा यही है कि इसके माध्यम से उन्होंने एक विकल्प पेश करने की कोशिश की है। तो ये पहला सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि आज विपक्ष ने संयुक्त रूप से सत्ता पक्ष के सामने, सरकार के सामने एक विकल्प रख दिया है जी। साथ ही साथ मैं यहां भी ये भी कहना चाहूंगा कि अब जो भी विपक्ष मांग करेगा सत्र के माध्यम से या सत्र के बाहर, वो सारी की सारी राजनीतिक मंशा से प्रेरित होंगी। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे पिछले 1 साल से चले आ रहे हैं, मुद्दों में कोई चेंज नहीं होगा, वही रेलिवेंट मुद्दे रहेंगे, करंट पॉलिटिकल इश्यूज के मुद्दे जिनको आपने ऑलमोस्ट रख ही दिया है मेरे सामने। तो सबसे बड़ा मसला ये था कि विकल्प कौन होगा, तो इंडिया के माध्यम से इन विपक्षी दलों ने एक विकल्प रख दिया है। दूसरी बात यह कि आखिर यह विकल्प रखने की जरूरत क्यों पेश आई, तो सरकार की जो ईडी और सीबीआई के माध्यम से अतिवादिता थी, उस अतिवादिता ने इन विपक्षी दलों को इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया घटक दलों का, विपक्षी घटक दलों का जो एक संगठन इंडिया के रूप में बना है, जो संविधान की सुरक्षा के लिए बताया जाता है, ये लोकतंत्र की परिपाटी या लोकतंत्र बचाने के लिए बनाया जाता है, वास्तव में ये राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में खुद सरकार की जो नीति थी उसका परिणाम है कि आज घटक दल ईडी और सीबीआई के दबाव में इकट्ठे हो गए, तो सरकार के लिए सरदर्द बन गया। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बिलाल भाई ने कही। मैं पीयूष पंत साहब के पास आऊँगा। पीयूष जी, बिलाल भाई ने घटक दलों की बात कर दी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि लगभग यही चीज़ मणिपुर पर भी चर्चा के लिए सहमत भी हो गई सरकार, इस तरह की चीज़ें होंगी।
अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि उन्हें संदेह है इस बात का कि संसद चलेगी, क्योंकि जो अब इंडिया है वो हंगामा करेगा, विपक्ष, इंडिया माने विपक्ष हो गया, अब हंगामा करेगा। हालांकि हमारे बहुत सारे मुख्य धारा के साथी इसे डॉट वॉट लगाकर लिखकर अपने आप को बचा रहे हैं कि इंडिया ना लिखना पड़े, लेकिन इसको लेकर अब बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं। पीयूष पंत साहब, एक तो विपक्ष की जो शक्ति है, अभी तक संसद के अंदर भी फुटकर छिटपुट शक्ति अलग अलग दिखती थी, मतलब छोटे छोटे गोले दगते थे और बड़े आराम से बच के सत्ता पक्ष निकल जाता था। अब एक यूनाइट है, जैसे आज सर्वदलीय बैठक में भी सारे लोग नहीं गए, आम आदमी पार्टी के लोग गए, 1-2 लोग और गए, उन्होंने कहा ठीक है इंडिया है पूरा। तो अब इसको कैसे देखेंगे सदन में, ये किस तरीके की एक तरीके से एकजुटता या सरकार को कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। और दूसरा मुद्दा है जो दोनों मुकदमे हैं, उन पर भी जरा प्रकाश डालिए कि वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश में बहुत सारी चीज़ें अब उन 2 मुकदमों से भी तय होने जा रही हैं, एक नज़ीर बनेगी आगे के लिए और पीछे वालों के लिए भी। देखिए दुर्गेन जी, निश्चित रूप से ये जो अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है और जिसमें काफ़ी सोच विचार के ये एक सहमति बनी कि इस नाम को दिया जाए, और इस नाम ने भी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि नाम से बहुत ज़्यादा राजनीति आपकी प्रभावित होगी, लेकिन इस नाम ने एक ऐसा चीज़ दे दिया है कि अब उसने कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल हो गई है और उनके तमाम चाहे जितने ट्विटर हैंडल हों, जैसे अब जो असम के चीफ मिनिस्टर उन्होंने भारत कर दिया, वहाँ पे जो भी इंडिया था तो जाके, और जो पूरा के पूरा बीजेपी के लिए ये हो गया, जो लगातार उनके कई कार्यक्रम थे इंडिया वाले, जिसमें था कि इंडिया शाइनिंग, इंडिया, ये पहले इंडिया शाइनिंग था वाजपेयी के टाइम में, अभी था कि मेड इन इंडिया, और जो है कि खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, इंडिया है इंडिया। बीजेपी की योजनाएं सारी कुछ थी, जो है कि स्किल इंडिया और आपकी क्या नाम यहीं पे जो है कि बनाने वाला, तो तमाम चीजें सब में इंडिया जुड़ा था। अब उनके लिए समस्या तो पैदा हुई है, और ये नाम जो है वो एक मायने में महत्वपूर्ण लगता है कि ये सारे देश को और सारी जनता को उनकी समस्याओं को लेके एक अपने में इनकम्पास करता है, एक समाहित करता हुआ लगता है, और ये समाहित करता हुआ सारे विपक्षी दलों को की एक एकजुटता को उसके साथ दिखाता हुआ नजर आता है। तो ये एक नाम, भले ही जो उसमें कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मुझे लगता है इस इंडिया का जो नाम अलायंस का दिया गया है उसमें बहुत नहीं, आजकल बड़ा महत्वपूर्ण है, आजकल सारे परसेप्शन नाम से बनते हैं। आपने देखा उन्होंने इंडिया रखा तो आप ही ने बताया कि असम के चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर से भारत कर लिया, तो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है, फॉलो बीजेपी कर रही है। निश्चित रूप से देखिए फॉलो कर रही है, ये साफ आगे नजर आ गया। जिस तरह से अचानक बीजेपी को याद आया कि उनके कुछ साथी भी हैं एनडीए वाले जो छिटक गए थे, और जिसके लिए जो है कि बीजेपी को कभी ये था नहीं कि उनसे कोई मतलब है। हाँ, कुछ जाति समूहों को वो वोट बटोरने के लिए कुछ मिनिस्ट्री दे दिया करते थे, अपने साथ ले आते थे चुनाव के पहले और मिनिस्टर बना देते थे। लेकिन अब अचानक याद आ गया 4.5 साल बाद कि अरे एनडीए भी हुआ करता था कुछ, और हमारे साथी हैं। मोदी जी ने जिस तरह से कहा, अभी तक क्या भूल गए थे वो लोग। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है कि ये जो इंडिया बना है उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है विपक्षी एकता का। ये साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा को कहीं ना कहीं जो है एक चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। और ये जो एनडीए को याद कर लेना और उसको मीटिंग करना, हालांकि उसमें ज्यादातर समूह आप देखिए तो वो बहुत छुटपुट है, किसी को पता नहीं। अब चिराग पासवान को आप क्या मानते हैं? चिराग पासवान जिनकी पार्टी खुद टूट गई, और उसके लिए मोदी जी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारसनाथ को जिस तरह से उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, और चिराग को के उनकी पार्टी के कैंडिडेट खड़ा करवा के जो उन्होंने जो है कि नीतीश कुमार की सीटें घटवा दी, और उसके बाद चिराग को उन्होंने गले नहीं लगाया। आज उनको गले लगाना पड़ा। आपने देखा होगा किस तरह से। हाँ, कल गले लगाया उन्होंने, गले लगाया एनडीए के बैठक बाद गले लगाया, गाल बिल्कुल पुचकारा भी और गले भी लगाया। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य था वो। 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इंडिया वाले बनाम एनडीए वाले। हम चर्चा कर रहे हैं मंथन में लगातार कि संसद का दृश्य क्या होगा। ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर बहुत सारे विचार आ चुके हैं, बहुत सारे बातें हमारे पैनलिस्ट ने कही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के
अधिवक्ता महेंद्र सिंह राजावत हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। महेंद्र भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और अब संविधान के जानकार दिलीप यशवर्धन साहब के पास समझाएंगे। दिलीप भाई, कुल मिलाकर जो दो मुकदमों को लेकर भी हम इसको शामिल कर रहे हैं अपनी चर्चा में कि 21 तारीख को राहुल गांधी का मुकदमा और जो केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाए वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत, ये केवल दो मामले एक दृष्टांत हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें इससे तय हो जाएंगी कि देश संविधान से चलेगा, संविधान में क्या क्या कुछ लिमिट्स होंगी, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती हैं। एक तो इस पर आपकी हम एक टिप्पणी चाहते हैं, और दूसरा ये किस तरीके से अब जैसा लोग कह रहे हैं कि क्या अब वास्तव में जो सही असली लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई है क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच 24 को लेकर? दिलीप भाई। चौहान साहब, ये जो इंसिडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सर्विस के ऊपर जो ऑर्डिनेंस सरकार लेकर के आई है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट पहली बार नहीं दिया, 2018 में भी एक ऐसा ही जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी की और लेजिस्लेशन की लड़ाई बड़ी पुरानी है, और ये कांग्रेस की सरकार से शुरू हुई थी और तब से चली आ रही है कि कौन सुप्रीम कोर्ट एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जुडिशरी इज ऑलवेज सुप्रीम। लेकिन लेजिस्लेशन को हमेशा ये रहता है कि हम सरकार हम कानून के ऊपर हो जाएंगे, कि कानून हम बनाते हैं तो जुडिशरी भी हमारे अंडर में ही होनी चाहिए। ऐसा कई बार सरकार ने कोशिश करी, बहुत बार ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं, स्पेशली जो टैक्सेशन के मैटर्स होते हैं, जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उसमें जब भी कोई ऐसा जजमेंट आता है जो सरकार के खिलाफ होता है, तुरंत उसको लेकर के एक अमेंडमेंट सरकार आ जाती है और कोर्ट के डिसीजन को नलिफाई। लेकिन जो दिल्ली सर्विसेज को लेकर के मामला चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स दिया, और जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं उन्हीं को रिट्रीट करते हुए उन्होंने अपना डिसीजन दिया। और मुझे नहीं लगता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो लीगली कहीं पर स्टैंड करेगा। एक सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उसको खत्म करेगा, क्योंकि जो आर्टिकल 239AA है, जिसके प्रोविजन के तहत एनसीटी एक्ट बनाया गया था, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। एक प्रोविजन है आर्टिकल 239A3A, जिसमें दिया हुआ है कि दिल्ली की सरकार को वो सारी पावर्स होंगी जो अदर स्टेट्स को होती हैं। मतलब स्टेट्स को इलेक्शंस को लेकर के जो पावर्स होती है वो सारी पावर्स होती हैं। सर्विसेज को लेकर के जो स्टेट लिस्ट में 41 लिस्ट दी गई है, जिसमें सर्विसेज को लेकर के पावर दी गई, वो पावर जो कि उसी पावर को जो ऑर्डिनेंस से लेकर के उसमें उसी पावर को उन्होंने खत्म करने की बात कही है, और स्पेशली लिखा है कि किसी कोर्ट का ऑर्डर भी इसमें काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट लॉ की बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को देखेगा, तो भी ये ऑर्डिनेंस कहीं से टिकता नहीं है, और अगर ईगो की बात आएगी तो भी टिकना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जिन चीजों की नहीं है, सरकार हाँ, और संसद में, राज्यसभा में भी इसको लेकर, संसद में भी केजरीवाल ने, संसद में भी ये गिर जाए, या जो ऑर्डिनेंस ये गिर जाए, इसको लेकर भी केजरीवाल ने विपक्ष से समर्थन मांगा है, और जो इंडिया नाम का मोर्चा बना है उसका समर्थन उन्हें हासिल हो गया है। चौहान साहब, बहुत सारी चीजों को अगर आप बहुत साधारण सी नजर से देखेंगे तो भी आपको गलत नजर आएंगे। उस ऑर्डिनेंस के तहत एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में 3 मेंबर्स हैं, चेयरमैन उसमें चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन उसके नीचे 2 ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और कोई 2 मिलकर के उस कमीशन के डिसीजन को ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि चुनी हुई सरकार के ऊपर, यानी कि लेजिस्लेशन के ऊपर आप एग्जीक्यूटिव को कर दे रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसके ऊपर लेजिस्लेटिव पावर होती है, उसके ऊपर जुडिशियल पावर होती है। अब आप इस पावर की हायरार्की को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, आप लेजिस्लेटिव पावर को एग्जीक्यूटिव पावर के नीचे कर दे रहे हैं। तो ये कहां से तर्कसंगत है? फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहा? फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रहा? वो जो डेमोक्रेसी से हम पावर इनहेरिट करके संसद और विधानसभा को चलाते हैं, उस प्रोसेस का मतलब क्या रहा? आपने तो जनता की शक्ति, ये एक चीफ मिनिस्टर की शक्ति नहीं छीनी जा रही है, ये एक सरकार की शक्ति नहीं छीनी जा रही है, ये डेमोक्रेसी की शक्ति छीनी जा रही है। यही मसला है दरअसल दिलीप भाई। मसला यही है कि ये जो मसला है ये पूरा होल डेमोक्रेसी पर, ये मुकदमा पूरे होल डेमोक्रेसी के लिए आईना दिखाने वाला होगा, एक रास्ता दिखाने वाला होगा। इसी तरह राहुल गांधी वाला मुकदमा भी है, वो केवल राहुल गांधी की सदस्यता रहती है, जाती है,
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी उन्होंने ये बात कही है, उनके वकील ने जो दाखिल किया है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये उनकी व्यक्तिगत प्ली प्रार्थना हो सकती है, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय आएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा पीछे की अदालतों के लिए, और आगे जो लोग इस तरह के मामलों में आएंगे कभी दायरे में घेरे में, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मसला होगा। दिलीप भाई। चौहान साहब, राहुल गांधी मामले में जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी ने कि हर चोर के पीछे मोदी सरनेम क्यों होता है या हर मोदी चोर होता है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि हर मोदी सरनेम व्यक्ति चोर होता है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि हर चोर के पीछे सरनेम मोदी क्यों होता है। इन दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। लोअर कोर्ट ने किस तरीके से जजमेंट इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया है कि उनका विजडम है, मैं उनके डिसीजन पर नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसी को डिटो किया, उन्होंने कहा सीरियल ऑफेंडर है वो। गुजरात था फिर हाई कोर्ट था, आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर लीजिए, पहले गुजरात है फिर हाई कोर्ट है, तो डिसीजन राहुल गांधी के फेवर में आए ऐसा कम चांसेस थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन को बहुत डिस्टिंग्विश करके अपना जजमेंट देना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और सोशल प्रिंसिपल्स की बात करें या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत सारे जो लोग हैं जो सिस्टम और सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो निर्णय आएगा वो बहुत सारे लोगों की बोलती बंद कर देगा या बहुत सारे लोगों को बोलने का अधिकार दे देगा। नहीं, इस देश में गलत जजमेंट की लाइन लग जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नजीर होता है, और अगर एक नजीर गलत हो गई तो आप देखिएगा कि कोर्ट में इस तरह के केसेस की पेंडेंसी बढ़ जाएगी, आम जनता को राहत ही नहीं मिलेगी, सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स कोर्ट सुनेगी और कुछ सुनेगी नहीं। आप देखिएगा अभी भी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आऊंगा दिलीप भाई आपके पास, आता हूं, महेंद्र भाई को ले लेता हूं चर्चा में। महेंद्र राजावत सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, ये दोनों मुकदमों में एक लॉयर की दृष्टि से आप क्या देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब बहुत जो ये मुकदमे हैं बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर 21 तारीख को जब ये शुरू होंगे, हो सकता है 2, 4, 5 दिन 10 दिन लग जाए इनमें कुछ आने जाने में, निर्णय आने में, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि असली लड़ाई संसद में नहीं है, असली लड़ाई सड़क पे नहीं है, एनडीए और इंडिया बना लो उसमें कुछ नहीं है, असली लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जा रही है। और आप लोग कानून के जानकार हैं, कानूनी लड़ाई लंबे समय से लड़ भी रहे हैं। आप दोनों मामलों को कैसे देखते हैं आप महेंद्र भाई? एक्चुअल में ऐसा है कि जो ये समय है 20 तारीख से संसद चालू हो रही है और 21 तारीख सुनवाई का समय लगाया गया है, तो 21 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो सुनवाई इस मामले करती कि यह सुनने योग्य है कि नहीं है। ये तो मान लीजिए सुनने योग्य है नहीं इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बाकी 21 तारीख को इसमें केवल नोटिस करके उसको पेंडेंसी में डाल देती है कि उसी दिन इनकी सजा पे स्टे करती है, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर उसी दिन राहुल गांधी जी की हाई कोर्ट द्वारा जो सजा को जारी रखा गया अगर उसको स्थगित कर देती है, महेंद्र भाई कैविएट लगाई है, पूर्णेश मोदी जो उसमें वादी हैं वो उन्होंने कैविएट पहले ही लगा दी, राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो दौड़ के गए कि भैया मुझे भी सुन लो। मसला ये है तो, लेकिन मसला इतना महत्वपूर्ण है, कैविएट ना भी होती फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने से पहले सारे चीजों पे, सारे तथ्यों पे बहुत गहनता से विचार करेगी और काफी कुछ डिसाइड 21 तारीख को इस पे करेगा कि इनको रिलीफ क्या मिलती है। अगर वो केवल नोटिस कर देती है गुजरात सरकार को, उसके बाद उनको जवाब देने का समय देती है, तो मान के चलिए कि ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और अगर उसी दिन इनकी सजा पे स्टे कर देती है तो फिर ये भाजपा सरकार और एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा होगा, उस दौरान संसद में और हंगामा होगा और संसद में कोई काम आगे करने की स्थिति नहीं होगी। दूसरा मसला जो दिल्ली विधानसभा वाला मामला है, दिल्ली सरकार वाला, दिल्ली सरकार वाला, इसलिए ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी, इसके पहले की सरकारों में भी, इधर भी आपने भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए, उन्होंने कुछ लाइंस तय कर दी, लेकिन उनके खिलाफ अपील में अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार किस चीज को तुरंत सुनना चाहती है, किस चीज को पेंडेंसी में डालती है। और रही जो बात, जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान के हितैषी बन रहे हैं, पूरे देश ने देखा कि संविधान की हत्या भी उन्हीं लोगों के द्वारा की गई है। तो उन लोगों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि संविधान की सुरक्षा और संरक्षा के लिए खुद के लिए दावेदारी पेश करें। ये तो आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बात है, कानूनी बात नहीं है। जी जी
बोलिए। जी जी, नहीं ये सत्य बात है भाई। इसमें अगर किसी को कोई ऐतराज हो तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, कई लोगों ने, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया आज वो लोग सब एक साथ में, ये समय की बात है ठीक कि जो है। लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन बिलाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजावत जी और यशवर्धन साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण इसमें रोशनी डाली है। वो राजावत जी कह रहे हैं कि भाई ये अपने आप में एक, अगर राहुल गांधी के पक्ष में या राहुल गांधी को रिलीफ दे दी गई तो ये अपने आप में ये फिर एक अलग तरीके का मसला होगा, अलग तरीके से देखा जाएगा। और दूसरा मसला वो कह रहे हैं भाई इस तरह केजरीवाल के जो अधिकार अपहरण हो गया, जैसा केजरीवाल कहते हैं, वो उस वाले मसले पहले भी होते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेकाधिकार है, वो करता रहता है। मसला ये है बिलाल भाई कि वास्तव में ये केवल एक सरकार या एक व्यक्ति, एक सांसद का मुकदमा है या ये एक पूरी व्यवस्था और लोकतंत्र का मसला है? ये जरा आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं बहुत शॉर्ट में बात करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि दर्शक मेरी बात को समझ सके। यहां में समझने की जरूरत है राहुल गांधी वाले मैटर में सबसे पहले कि जब ये राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, उसके बाद जज साहब का ट्रांसफर लोअर कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट हो जाता है और जब ये मुकदमा आगे ले जाया जाता है कांग्रेस द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं जज साहब को दोबारा लोअर कोर्ट भेज देती है इसी डिसीजन पर। साइन कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अभिव्यक्ति की आजादी अपनी जगह है, लेकिन अभिव्यक्ति की कला भी कोई चीज होती है लोकतंत्र के अंदर। ये बिल्कुल इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था एक समय में संसद के अंदर कि मैं ये नहीं कहता कि देश का हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन जितने भी मुसलमान पकड़ गए ये आतंकवादी क्यों है? आडवाणी जी, अभिव्यक्ति की, आडवाणी जी ने, तो ये अभिव्यक्ति की कला भी कोई चीज होती है अभिव्यक्ति की आजादी के साथ। तो ये 2 मैटर। आज का समय होता तो आडवाणी जी की सदस्यता चली गई होती। तीसरा मैं यहाँ कहना चाहूंगा जी कि राहुल गांधी की सजा स्टे करता है या सजा को कम करता है या फिर इस मुकदमे को खारिज कर देता है, ये अलग चीज है। लेकिन अगर राहुल गांधी की सजा स्टे कर देता है तो वाकई ये तो पेंडिंग हो जाएगा। अगर राहुल गांधी की सजा कम भी होती है तो यकीनन उन्होंने सपोज 2 साल से 1 साल हो जाती है, तभी उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो फिर इस विपक्ष को सिंपैथी वेव मिलेगी और चुनाव करीब है। और विपक्ष जितने भी आज के समय में जितने भी चुनाव जीत रहा है, चाहे वो कर्नाटक का है, चाहे वो हिमाचल का है, चाहे वो ममता बनर्जी जीत रही है, वो सब सिंपैथी वेव भी जीत रहा है। और ये सिंपैथी वेव के माध्यम से ही आप देख रहे हो जो ईडी सीबीआई का जो उत्पीड़न है, ये विपक्ष को सिंपैथी दे रहा है। तो इस सिंपैथी वेव को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं आता हूं अध्यादेश पर। तो अध्यादेश पर जब सरकार ये कहती है, जब किसी पे ईडी सीबीआई भेजती है और वो कहती है कि, और जब वो पक्ष अपने आप को डिफेंड करता है तो सरकार कहती है आप कोर्ट में जाके डिफेंड कीजिए। तो जब आप दिल्ली सरकार के पर जब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी कि यहां पर चुनी हुई सरकारों की चलेगी, तो अब आप अध्यादेश लाते हैं और ये कहते हैं कि हमें ये डर है कि कहीं केजरीवाल सत्ता ट्रांसफर में कहीं भ्रष्टाचार ना कर दें। तो अब यहां हाइपोथेटिकल क्यों जा रहे हैं? तो हाइपोथेटिकल होकर तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। तो आप उसे इस सिस्टम को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अगर आप लोगों पर रेड कर रहे हैं तो फिर आप ये फिर अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? फिर तो लोग डिफेंड कर रहे हैं ना अपने आप को। तो आप हाइपोथेटिकल होकर ये आप अध्यादेश नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर हाइपोथेटिकल करप्शन के इशू पर अध्यादेश नहीं ला सकते। तो ये एक इसका वीक पहलू है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत ही ट्रिकी है और इन ट्रिकी परिस्थितियों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने राइट डायरेक्शन में डिसीजन दे दिए लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, तो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये तो निश्चित तौर पर अभी तक का तो रिकॉर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का यही रहा है कि वो बहुत ही बोल्ड और ज़बरदस्त निर्णय देते रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी मैं लूँगा डॉक्टर गुलरेज शेख से। गुलरेज भाई, बिलाल भाई ने बहुत सारे मुद्दे रेस किए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक तरफ जब ईडी किसी को पकड़ती है और विपक्ष हल्ला मचाता है, हालांकि विपक्ष को ही ज़्यादा पकड़ रही है ईडी और सीबीआई, तो आप लोग कहते हैं भाई आप अगर ईमानदार हैं तो जाओ कोर्ट में साबित करो। अब केजरीवाल साहब वहाँ
अपने अधिकारों को लेकर कोर्ट में गए, कोर्ट का निर्णय हुआ तो आपने नहीं माना, अध्यादेश लेकर चले आए। क्या गारंटी कि भाई आगे इस तरह का कोई और अध्यादेश ना ले आए कि भैया आप कोर्ट में नहीं, हम ही निर्णय करेंगे, हम ही जज हैं, हम ही वकील हैं और हम ही अब देश हैं। नहीं, आपने नहीं देखा क्या कि मिसमैनेजमेंट कितने चरम पर रहता है केजरीवाल सरकार में, और यही कोर्ट्स हैं जो बार बार, चाहे सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, उनको बेल भी नहीं दे रही हैं। तीसरी बात, यदि हमने कुछ गलत किया होता तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर ही इनके जाना, ये तो गए ही सही हमारे अध्यादेश के खिलाफ, लेकिन सो मोटो लेकर ही उसको अध्यादेश को उड़ा देती। कहीं ना कहीं उसकी लीगल स्टैंडिंग है, तभी अध्यादेश आया है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई ना कोई लीगल ग्राउंड पे हटाएगा ना, वो भी लीगल ग्राउंड तैयार हो रहा होगा वहां पे। ऐसा थोड़ी कि एकदम क्रॉस कर देंगे तो आप फिर उसको कहोगे फिर एक नया ले आओगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट भी कानून से ही चलता, सुप्रीम कोर्ट भी ना। अगर आज के समय में ईडी चार्जशीट कर देती है तो ईडी के पास सारे पावर्स हैं कि वो बिलाल भाई अभी शेख साहब को फरमाने दिए, मैं आपसे कमेंट लूंगा बाद में। बोलिए गोलरेज भाई, बोलिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का विषय है, सुप्रीम कोर्ट को पूरे पावर होते हैं कि वो सो मोटो भी ले ले। जरूरी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जाती हो तो ही वो सुनते, वो खुद भी उसको ले सकते थे और अध्यादेश को उड़ा भी सकते थे, उसकी भी शक्तियां है उनके पास, लेकिन उन्होंने नहीं उड़ाया। इसका मतलब अध्यादेश जो लाया है उसकी लीगल स्टैंडिंग है, तभी कोर्ट उसको चलने दी है। अब कोर्ट आगे क्या निर्णय लेगी ये कोर्ट के विषय है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं जो कोर्ट के ऊपर टीका टिप्पणी करने बैठ जाऊं, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये जितने भी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्तागण बैठे हुए हैं पैनल में, वो ये नहीं कहते कि यही न्यायालय है जो सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय तक, जब तक वो ज्यादा बीमार नहीं हुए, उनको बेल नहीं दे रहा था। यही न्यायालय है जो आज भी मनीष सिसोदिया को दारू कांड में बेल नहीं दे रहा है। मतलब वहां बहुत कुछ हुआ है, और इसीलिए जो केंद्र सरकार है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नकेल रखती है। वरना हमको क्या मतलब है? नहीं तो राज्यों का कोई अधिकार नहीं है क्या? मतलब सारे राज्यों, फिर बाकी लोग भी कह रहे हैं ना, बाकी लोग यही प्ली देकर बाकी लोग अध्यादेश के खिलाफ आ रहे हैं ना संसद में। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे केजरीवाल ने यही तो डंका बजाया है चारों तरफ, और कहा भैया ममता जी आप पर भी भ्रष्टाचार, स्टालिन साहब आप भी भ्रष्टाचारी, फला जी आप भी भ्रष्टाचारी, डका जी आप भी भ्रष्टाचारी। तो अधिकार तो सबके जब्त होने हैं अगर ये लोग बने रहे तो। यही तो मुद्दा है आपके खिलाफ जो एकजुट होने का। नेशनल कैपिटल है, और नेशनल कैपिटल में जो भी होता है पूरे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए उसको अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया है, ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनली भी मिला है। तो आप दिल्ली की स्थिति को आप पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से या किसी अन्य प्रांत से, छत्तीसगढ़ से, किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग ठीक है। मैं अनंत तारण के पास जाऊंगा। अनंत तारण, ये गुलरेज भाई कह रहे हैं कि भाई आप वहाँ राष्ट्रीय राजधानी है, वो बहुत सारा गलत संदेश जाता अगर वहाँ कोई भ्रष्टाचार होगा, और वो अर्ध राज्य है, आप उसके कैसे छत्तीसगढ़ एमपी हो तो हम जगह से कंपेयर कर सकते हैं? पूर्ण राज्य की पद बहुत दे देते हैं तो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि जो भारतीय ये इन्होंने भ्रष्टाचार की बड़ी महिमा बता रहे हैं, बार बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं आप लोग कोर्ट को मानते नहीं, आप अपने हिसाब से सूटेबल जब होता तब कोर्ट को मानने लगते हैं, और नहीं भी टिप्पणी करते हैं कोर्ट पे आप लोग, कांग्रेसी खास तौर पे। कांग्रेस तो कोर्ट के आदेश को मान्यती सर्वमान्य, क्योंकि वो कोर्ट जहां भी अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं के फेवर में बात करेगी, संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ चलेगी। हम ये नहीं बोलते कि हमारे फेवर में बोलो, हम तो ये जो संविधान बोलता है उस हिसाब से कोर्ट निर्णय ले, तो निश्चित रूप से कोर्ट का सम्मान बढ़ेगा, और हम लोग करते भी हैं। यहाँ तक जहां तक अभी गुलरेज से बार बार भ्रष्टाचारी की बात कर रहे थे, दिल्ली के लोगों की बात कर रहे हैं। अरे भाई, महाराष्ट्र में जो सरकार तुम्हारी चल रही है, वहां तो आपने पूरे भ्रष्टाचारियों को नहा धो के टेनोपाल से साफ करके और बिल्कुल सफेद बना दिया है। वो जो भ्रष्टाचारी थे वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। मतलब जो आपकी पार्टी में शामिल हो गया वो बहुत ईमानदार हो गया, और आपकी पार्टी में नहीं था तब तक वो बेईमान। कार्रवाई चल रही है भाई आनंद जी, वो कार्रवाई चल रही है, वो अभी यही कहेंगे। बोलिए गुलरेज भाई, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? शामिल है और इसके बाद कार्रवाई चल रही है। ये कौन मेरे सामने टीवी के स्क्रीन नहीं है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवक्ता है?
ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही हो आप लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। अभी तक महोदय आपने वही मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे डिबेट होने आई, आप एक कांग्रेसी का नाम नहीं दे पाए जिसको अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया हो, तो बातें बड़ी बड़ी करते हो आप। चलिए ठीक है, मैं ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए। बीजेपी कांग्रेस, अब आपका वक्त हो गया है, पूरा हो गया मतलब। अब मैं सीधे बिलाल भाई के पास जाऊंगा। बिलाल भाई, कोई आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, फिर मैं आगे, चूंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। उनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट प्रस्तुत करती ईडी। आनंद भाई आ गई बात आपकी। शेख साहब, आपकी बात आ गई, अब बिलाल सब्जवारी को बोलने दीजिए। बोलिए बिलाल भाई। भाई मैं ये कहना चाह रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूदा समय में जो ईडी अमेंडमेंट करके जो ईडी को पावर दी गई है, उसके बारे में मेरे दोस्त को यही मालूम नहीं कि आज ईडी अपने आप में जुडिशियल पावर की पैरेलल है। अगर वो चार्ज फ्रेम कर दे तो 1 साल तक तो वैसे भी जमानत नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं जमानत क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट? अरे वो जुडिशियल पावर उसको वो दे दी गई है नए अमेंडमेंट में। अब साथ कह रहे हैं कि दिल्ली से देश में मैसेज जाता है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि दिल्ली क्राइम के अंदर, और जिस तरह में जो दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, 5 स्टेट जमानत नहीं मिली है, जो ईडी ने नहीं की है उसमें भी जमानत नहीं मिली है। देखिए ईडी जो है केवल आर्थिक विषयों को लेती है, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो केसेस रहे उसमें भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। भाई साहब, सत्येंद्र जैन पे क्या रेप का भी केस है क्या? गुलरेज भाई जरा बताइए, कौन से वो केस है जिन पे जमानत नहीं मिल रही? मैं महेंद्र राजावत से पूछूंगा, भैया ऐसा कौन सा केस है? कंपनी से बात नहीं करता, किसी बातें करते हो आप? ईस्ट इंडिया कंपनी से बात नहीं करना, बाकी से बात करते हैं। अरे तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि आज जो करप्शन, बीच में मत बोलिए आनंद जी और गुलरेज भाई, आप भी मत बोलिए बीच में, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आवाज बंद करिए, बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं, अपनी अपनी साफ साफ बात बोलिए। बिलाल भाई बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं खत्म करूंगा, बहुत कम समय है मेरे पास। परसेप्शन आज ये है ईडी और सीबीआई को लेके कि सरकार राजनीतिक इंटेंशन से जब किसी को अपने साथ लेना चाहती है तो ईडीआई के दबाव में अपने साथ लेके उसे क्लीन चिट दे देती है, और जो नहीं आता उससे फंसा देती है। परसेप्शन ये है आज। ठीक है दिलीप भाई, एक छोटी सी टिप्पणी जी संक्षिप्त टिप्पणी, एक छोटी सी चाहता हूं, कार्यक्रम खत्म करूंगा। सर, टिप्पणी ये है कि सारी जो उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह लेके जाते हैं, कैसे स्टेब्लिश करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स स्टेब्लिश होते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव पावर को सुप्रीम कर दिया जाता है। अब ये 21 तारीख को हमें पता चलेगा, या 21 तारीख को इसके बारे में हमें आइडिया लग जाएगा। बट मेरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी ने हमेशा इस देश की व्यवस्थाओं को संभाला है, कानून के दायरे में, कानून के हिसाब से संभाला है, तो कानून के हिसाब से ही आगे भी डिसीजन हो। पीयूष पंत साहब, एक फाइनल कमेंट, और उसमें अगर संसद का सत्र का पुट हो तो और बेहतर रहेगा। मालिक जी, देखिए दुर्गेन जी, कि ये जो आपने शुरुआत की थी, तो वो ये एक इंडिया और एनडीए का अब जो है कि वो हमको ये टेस्टिंग ग्राउंड होगा, ये जो सत्र शुरू होने जा रहा है। और उसमें निश्चय मुझे लगता है कि देखिए कि मणिपुर का तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है मणिपुर में शायद सरकार जो है कि इधर उधर बगले झांकेगी और शायद आनाकानी करे उसका डिस्कशन के लिए परमिशन देने में। अभी आप ये कह रहे थे कि शायद ये खबर आ गई कि शायद सरकार अलाउ करेगी, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। मुझे डाउट है दुर्गेन जी, क्योंकि सरकार का अगर आप व्यवहार देखते रहिए लगातार, क्योंकि वहां पे सरकार पूरी तरह फेल हुई है, और वहां पे सरकार, केंद्र सरकार का कोई रिएक्शन नहीं, प्रधानमंत्री कोई रिएक्शन नहीं, इतने लोग मर गए वहां पे, और ये तमाम चीजें जो है, तो इसको लेके बहुत ही वहां पे जो है कि एक असंतोष है और गुस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार अपनी कमजोरियों को एक्सपोज करवाएगी इस तरह डिस्कशन करवा के। दूसरा मसला उठेगा, देखिए निश्चित रूप से जहां पे हंगामा होगा, और वो उठेगा जो अभी जो फ्रांस में जिस तरह से जो वो लामंद ने जो खबर छापी है कि जिस तरह से अनिल अंबानी ने चिट्ठियां लिख के, जो अभी जो वहां के राष्ट्रपति हैं, आपके क्या नाम, मैक्रो, वो जो उस समय वहां पे वित्त मंत्री थे, इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, किस तरह से उन्होंने अपनी जो कंपनी है उसका जो है उनको जो टैक्स था वो कम करवाया नरेंद्र मोदी का जो है कि रेफरेंस देके, और वो कम किया गया। तो ये करप्शन का सीधे सीधे मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का नाम आया हुआ है कि उनका नाम लेके ये किया गया और उसमें किया गया।
तो ये मुद्दा निश्चित रूप से उठेगा। और अडानी का मामला तो है, वो भी उठेगा निश्चित रूप से। देखिए, तो मुझे लगता है हंगामेदार होने जा रहा है सत्र, और ये विपक्ष को, अब चूंकि विपक्ष एक नए फॉर्म में एकजुट हुआ है, तो एक हम बड़ा हंगामा देख सकते हैं निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं जो है कि जो सत्ता पक्ष है उसके लिए जो है संसद चलाना और टेढ़ी खीर होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया पीयूष भाई, बहुत शुक्रिया महेंद्र राजावत जी, दिलीप यशवर्धन जी, बिलाल सब्जवारी साहब, आनंद तारण साहब और गुलरेज शेख साहब, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात बड़ी पते की है कि जिस हथियार को प्रधानमंत्री विपक्ष पर चला रहे हैं, वही हथियार, चाहे वो फ्रांस के डील को लेकर हो, चाहे अडानी को लेकर हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर हो, संसद के सत्र में विपक्ष यानी इंडिया उन पर चलाता नजर आएगा। और बहुत सारे मसले भी सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।